गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर लास्ट क्लास के अंदर अदिश क्षेत्र व सदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। इसमें अदिश क्षेत्र व सदिश क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार उसको देखते हैं कि जो क्षेत्र होता था वो बेसिकली कितना होता था कि 2 टाइप्स का होता था, अदिश क्षेत्र व सदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र थे वो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि फाई एक्स वाई और जेड, ये था किसके लिए, अदिश के लिए। अब अगर हम बात करें किसकी, सदिश की, तो इसमें सदिश के लिए क्या होता था, हम इसको शो करते थे ए वेक्टर से, जहां हम कर रहे थे ए वेक्टर एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो देखिए हम यहां पर देख रहे हैं कि जो फाई है, अदिश है, वो क्या कर रहा है, अपने परिमाण के अंतर्गत परिवर्तन कर रहा है समय के साथ में। फाई जो है अदिश के अंदर हमने यही पढ़ा था कि जिसके सिर्फ परिमाण में परिवर्तन होता है, और सदिश होता है जिसके परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। तो मैं अगर स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अदिश से, तो हम इसमें देखते हैं कि अदिश के क्षेत्र क्या था, अदिश के परिमाण के लिए था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अदिश क्षेत्र की प्रवणता देखिए जरा, पहले हम बात करते हैं कि प्रवणता होती क्या है। अदिश क्षेत्र की प्रवणता, इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये वाला डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो प्रवणता है वो होती क्या है। इसमें प्रवणता होता है कि किसी के परिमाण में जो अधिकतम परिमाण में जो अधिकतम परिवर्तन आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। और किसके परिमाण में, अदिश क्षेत्र के परिमाण में। मतलब मैंने आपको कहा अदिश क्षेत्र क्या होता है, जिसके सिर्फ परिमाण में चेंजेस आता है, दिशा में नहीं आता। तो यहां से देखिए अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या हुई, अदिश क्षेत्र के परिमाण में परिवर्तन जो होता है अधिकतम, उसी को क्या बोलते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। इस प्रवणता को हम जो डिनोट करते हैं वो लिखते हैं ग्रेड फाई से, या फिर प्रवणता फाई। प्रवणता को वैसे बोलते हैं ग्रेडियंट, लिख देती हूं ग्रेडियंट फाई, लेकिन इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं ग्रेड फाई। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या हुआ कि जो उसका परिमाण है, अदिश क्षेत्र परिमाण को बता रहा है, दिशा को नहीं बता रहा, तो उसके जो परिमाण में जो अधिकतम परिवर्तन हो रहा है उसकी रेट को क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। तो हम सबसे पहले इसको लिखना स्टार्ट करते हैं कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है। तो इसको लिखो, टॉपिक डालिए अदिश क्षेत्र की प्रवणता। इसमें लिखिए किसी अदिश क्षेत्र में, इसमें लिखना स्टार्ट करना है कि किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर किसी अदिश क्षेत्र के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। उसके नीचे लिख देना प्रवणता फाई इज इक्वल टू होता है ग्रेडियंट फाई, जिसे हम लिखते हैं शॉर्टकट में ग्रेड, तो ग्रेड फाई। तो लिखिए अदिश क्षेत्र की प्रवणता में प्रवणता फाई
जिसे हम कैसे लिखते हैं, ग्रेड फाई। तो इसको लिखने के बाद में हमने देखो अभी क्या पढ़ा, परिमाण में अधिकतम परिवर्तन की दर। मैं इसका कुछ गणितीय विश्लेषण करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट गणितीय विश्लेषण के लिए इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस। तो देखिए, सपोज करिए मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए सपोज करिए कि हम लोगों ने एक कर्व बनाया। इस कर्व में दो सम अदिश क्षेत्र बनाए, दो सम अदिश क्षेत्र बनाए। मैंने कहा एक कर्व बनाया और इस कर्व के अंदर क्या बनाया, दो सम अदिश क्षेत्र बनाए। सपोज करिए एक यहाँ पॉइंट लिया, एक इसका ये पॉइंट लिया, इसके पॉइंट को नाम दिया P, इसे दिया Q। अगर P की ओरिजिन से जो मूल बिंदु से जो दूरी है उसको हमने लिया R, P की जो ओरिजिन से जो दूरी है उसको हमने लिखा R, और जो Q की ओरिजिन से दूरी है उसको हमने बोला R प्लस डेल R। ये वाली डिस्टेंस R प्लस डेल R और ये कितनी है R। इसलिए हम लोगों ने ये एक समअदिश पृष्ठ बनाया था, एक ये समअदिश पृष्ठ बनाया था। इस समअदिश पृष्ठ के अंतर्गत हम इसकी एक फलन की वैल्यू भी लिख देते हैं, इसकी फाई है और इसकी कितनी है फाई प्लस में डेल फाई। समअदिश फलन के लिए फाई मान लिया इसका माना फाई प्लस डेल फाई। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है R, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है R प्लस डेल R। तो आपको मालूम है अगर इसको ऐसे निकाल दूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डेल R। इस डिस्टेंस को कितना बोला हम लोगों ने डेल R। कैसे आया, सदिश योग का नियम से, पैरेललोग्राम से या हेड टू हेड मेथड से हम लोग जानते हैं अगर एक A वेक्टर है उसके टेल से दूसरे टेल का ये जुड़ा हुआ है B वेक्टर है, तो रिजल्टेंट जो होता है, मैंने इस तरीके से बात की, पहले देखिए एक बार। अगर ये A वेक्टर है, मैं यहां मान लेती हूं B वेक्टर है, अब इसके टेल से हेड ये हो गया A वेक्टर B वेक्टर। मुझे इन दोनों का अगर मान चाहिए तो हेड से हेड और टेल से टेल जोड़ने पे इन दोनों की वैल्यू आती है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो यहाँ रिजल्टेंट कौन सा वाला है, ये वाला, क्योंकि ये इस फर्स्ट वाले के टेल से टेल और हेड से हेड कनेक्ट है, इसलिए ये आ गया इन दोनों का एड R प्लस डेल R। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अगर मैं इससे एक सीधी रेखा लेके जाऊं, इस पॉइंट पर देखूं, तो इस नाम को दे दिया मैंने R पॉइंट, जिससे इस पॉइंट पर अगर 90 डिग्री का एक लंब डालूं Q, तो ये कितना है 90 डिग्री का Q। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, एक नाम दे दिया डेल N वेक्टर। इसको एक नाम क्या दे दिया, डेल N वेक्टर। और ये एंगल कितना बना फिर हमारे पास से थीटा। अब इस डेल एन वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसी कोई दिशा होगी तो मैंने इसकी दिशा इसी के ही आगे मान ली एन कैप। ये हमारे पास में एक डायग्राम क्या हुआ, क्रिएट हुआ। यहां देखिए अगर इसकी वैल्यू जो फाई है, इसकी फाई प्लस डेल फाई है,
तो अदिश फलन के जो परिवर्तन की दर है वो कितनी हो रही है टोटल, जब यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे फाई वैल्यू है, यहाँ पे फाई प्लस डेल फाई है, तो कितनी हुई परिवर्तन की दर, डेल फाई। तो मैंने इसको लिखा परिवर्तन की दर, परिमाण में परिवर्तन की दर कितनी हो गई, फाई में दर चाहिए, तो अदिश फलन में चाहिए तो डेल फाई अपॉन में ये आ गई यहाँ से यहाँ तक के लिए डेल आर। क्यों आ गई, पहले ये फाई थी, ये फाई प्लस डेल फाई है, तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ, डेल फाई का, और ये जो दर आई वो कितनी आ गई, डेल आर की। आगे इसके बाद देखिए, अगर इस समीकरण को, इस इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं। अब मैं यहां से इस त्रिभुज के पी क्यू आर से कॉस थीटा निकालती हूँ, ये थीटा एंगल है, तो इसका अगर हमने कॉस थीटा फाइंड किया तो एक बार बताइए कॉस थीटा होता क्या है, हम पता है इससे निकालते थे लाल बट्टे कक्का, तो साइन को ये बताती थी, कॉस को कौन बताता है, आधार बटे में कर्ण बताता है, तो यहाँ पे आधार कौन हो गया है, पी आर, पी से आर तक की डिस्टेंस, और जो ये कर्ण है 90 के सामने वाला कौन होता है, कर्ण होता है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, पी क्यू। तो ये कितना बना, ये डिस्टेंस कितनी है, डेल एन वेक्टर, ये डिस्टेंस कितनी थी, डेल आर, तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास में कॉस थीटा कितना आया, डेल एन वेक्टर अपॉन में डेल आर। या फिर यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम डेल एन की वैल्यू निकालते हैं, तो अगर हम इसके अंदर कॉस थीटा की टर्म ना निकाल कर डेल आर के लिए देखते हैं, तो क्या निकलेगा, डेल आर बराबर डेल एन बटे में कॉस थीटा, और इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग इस वाले का एक डायग्राम बनाइए और हम फिर इसकी बात करते हैं। एक बार इसका पूरे का कंप्लीट डायग्राम बनाइए, टॉपिक डालिए गणितीय विश्लेषण। इस डायग्राम को बनाने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, डायग्राम को कंप्लीट बनाने के बाद लिखिए, साइड से लिखना स्टार्ट कीजिए, सम अदिश पृष्ठ S1 व S2 पर सम अदिश पृष्ठ, इसको दे देते हैं नाम S1, इसको दे दिया S2, सम अदिश पृष्ठ S1 व S2 पर अदिश फलन का मान फाई व फाई प्लस डेल फाई है, फाई व फाई प्लस डेल फाई है, तथा साथ में लिखिए तथा पी क्यू में परिवर्तन की दर, तथा पी क्यू की दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर डेल फाई बटे डेल फाई है, डेल फाई बटे डेल आर है। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। आगे इसके बाद इसमें निकालिए आप लोग, इसको एज इट इज लिख लीजिए यहाँ तक का, त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से, इसमें लिखिए cos theta is equal to P से R, PR अपॉन PQ, P से निकाला R तक का PQ और डेल N अपॉन डेल R। इसके बाद यहाँ तक का लिखिए। हम आगे चलते हैं, इस डायग्राम को इरेज करते हैं, इस डायग्राम का फर्दर कोई काम है नहीं अभी।
तो देखिए आगे चल के हमने क्या लिखा, ये इक्वेशन 1 में देखिए, अगर इक्वेशन 2 की वैल्यू को मैं 1 में रख देती हूँ, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देखिए यहाँ से परिवर्तन की दर कितनी है, डेल फाई अपॉन डेल आर। डेल आर की वैल्यू कितनी है, डेल एन अपॉन कॉस थीटा। तो देखो डेल फाई यहाँ आया कॉस थीटा और ये कितना आ गया, डेल एन। यहाँ तक का क्लियर हुआ हमारे। डेल फाई अपॉन डेल आर और डेल इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन में डेल एन, मल्टीप्लाई कर दो इसको कॉस थीटा से। स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास में ये बेसिकली परिवर्तन की दर आ गई है, लेकिन हमारा टॉपिक जो था परिवर्तन की दर प्रवणता, वो ये था कि फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर कितनी हो रही है, फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर कितनी है। तो अधिकतम परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को मैक्सिमम कर दें। कॉस थीटा मैक्सिमम किस पे होगा, जब थीटा कैसा होगा, 0 डिग्री। तो कॉस थीटा कैसा हो गया, 1, तो इसको 1 रख देते हैं और यहाँ लिखा डेल फाई अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन में डेल एन। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हमारे। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि ये मैक्सिमम परिवर्तन को बता रहा है, तथा हम यहां से कर सकते हैं इस तरीके से कि ये डेल फाई और डेल आर, अगर इसका पूर्ण अवकलन कर लेते हैं, पूर्ण अवकलन लेने पर, तो इसका ये आंशिक अवकलन था, पार्शियल था। पूर्ण के लिए क्या बन जाएगा, ये डी फाई अपॉन में डी आर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी एन, और इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से देखिए ये डी फाई आर डी आर कैसा है इसके लिए, मैक्सिमम। तो देखिए डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम के लिए वैल्यू आई है हमारे पास में डी फाई अपॉन में डी एन। तो बेसिकली हम प्रवणता की बात कर रहे थे और प्रवणता देखा था हमने, यही होता है डेल फाई अपॉन डेल आर का मैक्सिमम। तो इसको मैं बोल सकती हूं प्रवणता इज इक्वल टू कितनी आई है, डी फाई अपॉन में डी आर का मैक्सिमम इक्वल डी फाई अपॉन में डी एन। यहां तक हमारा क्लियर हो गया और यही हमारा क्या है, यही हम निकालना चाह रहे थे। तो प्रवणता कितनी आई है, डी फाई अपॉन में डी एन। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख रहे थे अभी अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें जो फलन है डी एन के रेस्पेक्ट में, मैंने कहा था ये ऊपर की साइड जा रहा है एन कैप। तो जो ग्रेड निकालते हैं वो निकलता किसका है, स्केलर क्वांटिटी का, लेकिन जब इसको फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आता है वो किस में आता है, इसके यूनिट वेक्टर पे आता है, एन कैप से रिलेटेड आता है। क्योंकि यहाँ पर जो एन है वो बेसिकली क्या थी, उसकी डायरेक्शन को बता रही थी, उसकी डायरेक्शन को बता रही थी। तो इसमें लिखिए, इसमें लिखिए यह एक सदिश राशि है, एन कैप के लिए है, तो इसमें लिखिए यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है, जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है, जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है।
और उसकी दिशा में एकांक सदिश n कैप मान लेते हैं, और उसकी दिशा में एक एकांक सदिश n कैप मान लेते हैं, n कैप मान लेते हैं। तो स्टूडेंट ये किसकी प्रवणता आ गई? फाई की। तो हम ग्रेड को इस तरीके से भी लिखते हैं, डेल फाई। तो इसको लिखा मैंने डेल फाई इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास में, डी फाई अपॉन में डी एन कैप। डेल फाई इज इक्वल्स टू कितना आया, डी फाई अपॉन डी एन कैप। तो यही क्या है हमारे पास में मेन टर्म, यही क्या है हमारे इसको प्रवणता को शो कर रही है, प्रवणता को बता रही है। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि कार्तीय निर्देशांकों के रूप में इन सबों की टर्म्स को किसके रूप में देखेंगे, कार्तीय निर्देशांकों की फॉर्म के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए हम अपने टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, इसको कार्तीय निर्देशांक के रूप में कैसे लिखेंगे। धन्यवाद।